विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस कहानी को देखने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है तस्वीर। और इस कहानी के लेखक है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे और कथाकार के रूप में प्रेमचंद की जो परंपरा थी उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कथाकार के रूप में भीष्म साहनी को पहचाना जाता है। ये उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, संस्मरणकार और संपादक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। तमस ये उनका उपन्यास बड़ा प्रसिद्ध रहा है और इस उपन्यास पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। भीष्म साहनी ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज की विसंगतियों पर तीखा व्यंग्य किया है और इनकी जो कहानियां हैं वो व्यक्तिवादी न होकर समाज परक कहानियां हैं। तस्वीर इस कहानी में ऐसी स्त्री की वेदना को अभिव्यक्ति दी है जिसके पति का देहांत हाल ही में हुआ है। और ये जो कहानी है, इस कहानी में भीष्म साहनी ने नारी की पीड़ा का चित्रण किया है। पति के निधन के बाद नारी की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है और इसी स्थिति को बड़े संवेदनशील शब्दों में भीष्म साहनी ने इस कहानी में चित्रित किया है। इस कहानी की जो पत्नी है जिसके पति का हाल ही में निधन हो गया है और उसके सामने समस्या मुंह खोलकर खड़ी हुई है। बच्चों का पालन पोषण है, इसके साथ साथ उस पति के साथ रहने वाला उसका जो बूढ़ा ससुर है उसकी भी समस्या है। दूसरे शब्दों में कहे, पति मर गया पर समस्याओं को पीछे छोड़ गया है। और ये ऐसी स्त्री है जिस स्त्री ने अपना पूरा व्यक्तित्व अपने पति में ही समर्पित कर दिया था और जिसको ये सारा जीवन समर्पित कर दिया, उसके चले जाने के बाद वो स्त्री का जीवन जो है वो जीवन बड़ा दयनीय हो जाता है। और ऐसे ही स्त्री का दैनिक जीवन का भावनात्मक चित्रण लेखक ने इस कहानी में किया है। पति के मर जाने के 13 दिन के बाद वह स्त्री बूढ़े ससुर के साथ इधर उधर दफ्तर में घूमती फिरती है। जो पति पर समर्पित रहने वाली वह स्त्री पति के चले जाने के पश्चात वह जड़ बन गई है, वो भावना शून्य हो गई है। और दुख की बात यह है कि उसके मायके में न भाई है, न बहन है, न मां है, न बाप है, कोई भी नहीं है। और इसी कोई न होने के कारण उसके बूढ़े ससुर उसको बार बार ताने मारते रहते हैं कि तुम्हारे मायके में न भाई है, न बाप है, सारा बोझ मुझे बुढ़ापे में ढोना पड़ रहा है। और इस सारी स्थिति के साथ साथ एक और दुखपूर्ण बात है कि वे गरीब है और इसी गरीबी के कारण ससुर घर का सामान बेचने के लिए निकालते हैं। उस नारी की जिंदगी की बागडोर पहले पति के हाथ में थी, आज ससुर के हाथ में है। ऐसा समर्पित व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति का जीना बड़ा दुभर हो जाता है। और जब पति था तो वो अपने पति के आने का इंतजार करती थी, आज ससुर का कर रही है। इंतजार तो उसकी जिंदगी में लिखा ही रखा है। अपनी जिंदगी को उसने नीरस जिंदगी जो है उस नीरस जिंदगी के बारे में सोचते सोचते वो अपने विवाह की बात याद करती है, अतीत को याद करते हैं और भूतकाल में घटित उन सारी घटनाओं को याद करती जो उसके पति के साथ घटित हुई थी। क्योंकि उसके पति जब काम पर जाते थे तो उसको काम बोलकर जाते थे, पति के आने का इंतजार करती थी। वो बच्चों से पति का प्रेम, पति के सामने बच्चों की शिकायत करना, ये जो पति पत्नी के बीच घटित होने वाली सारी जो घटना उन घटनाओं को याद करती है। अब पति चला गया है, अब उसकी स्मृति ही शेष रहेगी। एक दिन उसके बूढ़े ससुर क्या करते हैं,
उसके मरे हुए पति की मुस्कुराते हुए चेहरे की एक बड़ी तस्वीर लाकर आगे के कमरे में रख देते हैं। तस्वीर के आने के कारण बच्चे तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी मां की शिकायत करते हैं और क्योंकि ये जो बच्चे हैं अपने बच्चे अपने पिता से ज्यादा प्रेम करते थे। अब पिता तो नहीं रही पर उसकी तस्वीर आ गई, बड़ी सी तस्वीर, उस तस्वीर के सामने जाकर अपनी मां की वो शिकायत करते हैं। उस नारी को पति का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है वह पीड़ादायक लगता है और उसके मन में ये विचार आता है कि इस तस्वीर को यहां से उठाकर कहीं और रख दो, क्योंकि आज आकर बच्चे उस तस्वीर के सामने खड़े होकर शिकायत करते हैं और वो भी वो तस्वीर को देखती तो उसको सारा अतीत याद आ जाता है और वो ये महसूस करती है कि ये मेरा पति मरकर भी जिंदा महसूस हो रहा है और मैं जिंदा होकर भी मरी हुई सी लग रही हूं। और उसके ससुर जी, अब परिवार का पालन पोषण करना है, कमाने वाला व्यक्ति चला गया, ससुर जी क्या करते, खर्चा चलाने के लिए अपने घर में रहने वाला जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उस फ्रिज को बेच देते हैं। और वो फ्रिज जिनको बेचा है उन्हें लेने के लिए जब लोग आते हैं तब इस स्त्री का जो लड़का है नलिन, वो विरोध करता है और विरोध करते समय उन लोगों से वो कहता है कि मेरे पापा का फ्रिज है, मां मैं तुम्हें इसे बेचने नहीं दूंगा। पर नलिन के इस व्यवहार पर उसकी मां उसे डांटती है, उसे थप्पड़ भी मारती है। नलिन नाराज हो जाता है और वो अपनी मां से कहता, मां तुम गंदी हो, मेरे पापा अच्छे थे। और फिर थप्पड़ खाने के बाद वो नलिन वहां से आता है और आकर आगे के कमरे में रखी हुई मुस्कुराते हुए चेहरे की जो तस्वीर है अपने पापा की, उस तस्वीर के सामने खड़ा होता है और खड़े होकर उस तस्वीर से वो अपनी मां की शिकायत करता है। फ्रिज बेचा गया। कुछ दिनों के बाद अपना ये सारा खर्चा चलाने के लिए उसके ससुर जी घर के अन्य फर्नीचर भी बेचने के लिए निकालने की बात करते हैं और जब अन्य फर्नीचर को बेचने की बात करते हैं तब नलिन की मां, जिसने अब तक की जिंदगी में कभी किसी का विरोध नहीं किया था, पर इस बार वो फर्नीचर बेचने के लिए अपने ससुर का विरोध करती है और इस विरोध के चलते ससुर और उसके बीच कुछ कहासुनी हो जाती है और बिल्कुल साहस लेकर वो अपने ससुर का विरोध करती है और फिर ये भी ये सोचती है कि मुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई। मेरे मन में तो विचार आता है कि मैं इस तस्वीर को यहां से हटाऊं, फिर इतना तस्वीर हटाई, पर ससुर के साथ मैंने विरोध कैसे किया। नलिन और उसकी बहन कमला जो है, ये दोनों तस्वीर के सामने जाकर कहते हैं कि मां अच्छी है। अब यही नलिन जब फ्रिज बेचा जा रहा था उस समय उस मां को अपनी गंदी कह रहा था, लेकिन मां ने भी विरोध किया, तो विरोध करने के कारण ये नलिन और कमला दोनों एक दूसरे से कहते कि मां अच्छी है। उसने और एक दूसरे से कहते से तस्वीर के सामने वो कह रहे हैं, पापा से कह रहे हैं हमारी मां अच्छी है, उसने आपके फर्नीचर को बेचने नहीं दिया, दादाजी से विरोध किया। और जब ये सारी बातें वो देखती है तो देखने के पश्चात वह स्त्री अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है, उसका कंठ भर आ जाता है। तो तस्वीर, ये जो कहानी, ये कहानी में उस नारी की पीड़ा को दर्शाया है लेखक ने, जिसके पति के निधन के पश्चात उसकी स्थिति होती, पर अंत में वो विरोध जरूर करती है। और जो तस्वीर हटाने के लिए आई थी वह उस तस्वीर के सामने अपने बच्चों को लेकर अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर वह सामने खड़ी होती है और उसी समय वह अपने पति का मुस्कुराता हुआ वह चेहरा देखती है। तो इस प्रकार यह तस्वीर कहानी में भीष्म साहनी ने
बड़े ही संवेदनशील शब्दों के भीतर उस नारी की पीड़ा चित्रित किया है। धन्यवाद।